हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी और निरक्षी स्थिति में वैद्युत विभव के क्या मान होते हैं। ठीक, देखो याद रखना, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव जो आपने कैलकुलेट किया था V = 1/4πε0 P/r²। यदि हम द्विध्रुव को समकोण पर घुमा देना तो वही अच्छी वाला में तो निरक्षी पर पहुंच जाता है, तो वैद्युत विभव का मान 0 हो जाता है। आज आपके लिए बहुत अच्छा सा टॉपिक है, ठीक, बढ़िया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये तैयार भी करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ध्यान देना, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य प्रमुख रहता है। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए काफी प्रमुख रहेगा। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम घुमाने में कितना कार्य कैलकुलेट करते हैं, तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव को रखें कहाँ, ठीक, कहाँ घुमाएंगे, जो हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र का अर्थ होता है जिसकी बल रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है सभी जगह पर वैद्युत विभव जो है, वो वैद्युत क्षेत्र जो है इक्वल है। ठीक, और इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है वैद्युत द्विध्रुव, ध्यान देना भैया, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है। ठीक, और जिसके आवेश आप जानते हैं -q + q होते हैं, जिसके आवेश -q + q है, इसका नाम भी रख लो A और क्या B। ठीक, और दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है मान लो 2l। ठीक, दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2l। ये हम द्विध्रुव के बारे में इतना जानते हैं, ठीक, कि समान परिमाण के दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हो तो ऐसा निकाय कहलाता है द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, और हमने किसी वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ठीक, फिर देखो, दरअसल आपके कोर्स में एक समान वैद्युत क्षेत्र वाले ही सभी क्वेश्चन होंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र की भी नहीं बात करेगा। देखो, असमान अगर वैद्युत क्षेत्र होता है इसका मतलब कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो असमान यदि वैद्युत क्षेत्र होगा तो फिर आप इनकी गणना भी नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से नहीं निकाल पाएंगे कितना कार्य वो होगा। ठीक, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इसके आवेशों, तो देखो जो निगेटिव चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्यरत होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, QE कैसे फोर्स बनाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है। ठीक, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो वैद्युत क्षेत्र, चूंकि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक, प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से ऋणावेश की ओर होंगी, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो नेगेटिव चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्यरत होता है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कार्य करता है। ठीक, कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र हम जानते हैं प्लस से माइनस की ओर है, तो इसमें यदि हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो पॉजिटिव प्लेट द्वारा प्लस प्लेट द्वारा ये रिपल करेगी और निगेटिव प्लेट इस पर ट्रैक कर लेगी, तो धनावेश प्रबल तो इधर ही लगता है, धनावेश प्रबल उधर ही लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अगर यहीं पर हम ऋणावेश रख दें
फिर डाले इस पर बल, ये प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, ये रिपल करेगी, तो इस पर बल इधर लगेगा। ठीक, तो अगर हमें इसमें क्वेश्चनों में पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखें तो इस पर बल कितना लगेगा, तो आप बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो वैद्युत बल जो है उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज लगाता है। ठीक, तो जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को रखा तो नेगेटिव चार्ज पर लगा QE बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, पॉजिटिव चार्ज पर QE बल लगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, और मान लीजिए इस द्विध्रुव को हमने थीटा कोण पर रखा है, मान लीजिए द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा है। ठीक, तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे घुमाएं, हमें कार्य कैसे करना पड़े। तो सबसे पहले याद करो जरा कि जब किसी द्विध्रुव को हम एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर समान बल लगते हैं, बराबर बल लगते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक, और जब किसी वस्तु पर, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई रॉड है, इस पर एक बल ऐसे लग रहा हो, एक बल ऐसे लग रहा हो। ठीक, तो जब किसी वस्तु पर समान परिमाण के दो बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लगते हैं तो एक बलयुग्म का निर्माण होता है। ठीक, और बलयुग्म से वस्तु केवल फोर्स कपल बनता है, और फोर्स कपल की केवल एक ही प्रवृत्ति होती है कि वस्तु को रोटेट कराना, घूर्णन करा देना। ठीक, यहाँ पर भी हमें कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक, कि यहाँ पर QE बल इस पर पॉजिटिव चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव चार्ज पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक फोर्स कपल कार्य करेगा, बलयुग्म, जो क्या करेगा, द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। फोर्स कपल जो लगेगा वो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा। ठीक, आप देखो जरा कि बल किधर, ये घूमेगा क्या, तो ये घूमेगा, हमें तो लग रहा है ये वस्तु है, इस पर बल एक ऐसे लगे, एक ऐसे लगे, तो निश्चित रूप से ये ऐसे घूमेगी। ठीक, जैसे ये इस तरह ऐसे रखी तो निश्चित रूप से इधर घूमेगी। ठीक, मतलब जो इस पर फोर्स कपल कार्य करेगा, बलयुग्म कार्य करेगा, उसके कारण ये क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगा। ठीक, अब हमें फिर कार्य कैसे करना पड़े, तो अपने आप भाई इस पर जो फोर्स कपल लगेगा उसके कारण घूमकर ऐसे होना चाहिए, तो हमें कार्य कैसे करना पड़े। अब यदि हम इस द्विध्रुव को इस स्थिति से इस स्थिति में ले जाए, जैसे मान लीजिए, ठीक, रफ फिगर में ये देख लेना कि ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और ये द्विध्रुव हमने रखा था। ठीक, बलयुग्म इस पर ऐसे घूमने का प्रयास करा रहा है, जो बलयुग्म लगा, और हम अगर इसको वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन से ऐसे घुमाएं, ठीक, तो हमें उस फोर्स कपल के विपरीत कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, फिर से ध्यान देंगे कि ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया, इस पर बलयुग्म का आघूर्ण लगेगा। ठीक, तो वो घुमाने का प्रयास करेगा क्लॉकवाइज, और हम ये द्विध्रुव को घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसी कार्य की गणना करेंगे। ठीक, तो अब क्या है, मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आप P मान सकते हैं। ठीक, और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कर रखा है, तो लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित यह रखा। ठीक, तो फर्स्ट लेसन में जाइए आप और उसमें ध्यान दीजिए कि जब किसी द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इसके इस प्रकार बलों के कारण उस पर एक बलयुग्म फोर्स कपल कार्य करता है, वर्ड पर रखा है। तब
द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ठीक, टाउ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। कोई द्विध्रुव थीटा कोण पर यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो द्विध्रुव पर फोर्स कपल जो लगता है उसका टॉर्क होता है टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। इस टॉर्क के कारण ये द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में घूमेगा, क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयत्न करेगा। ठीक, अब यदि द्विध्रुव को हमें क्षेत्र की दिशा से किसी एंगल पर घुमाना है तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, यदि द्विध्रुव को ये क्लॉकवाइज घूमने की प्रवृत्ति रख रहा है इस टॉर्क के कारण, लेकिन यदि हम इसको क्षेत्र की दिशा से किसी एंगल पर घुमाएं तो हमें इसके अपोजिट कुछ कार्य, इसके विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो लिखेंगे यहां पे कि द्विध्रुव को, ठीक, क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, सूक्ष्म कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य का सूत्र है बल गुणे विस्थापन। गलत, यहां नहीं लगेगा बल, एफ डॉट डी नहीं लगा सकते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन वाला कार्य है। ठीक, तो रोटेशनल मोशन में कार्य की वैल्यू होती है, ठीक, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इनटू कोणीय विस्थापन, बलाघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक, और भी ध्यान दो, दरअसल आपका होता है टाउ डॉट डी थीटा होता है, ठीक, कार्य। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे कि टॉर्क जो ये लगेगा इसके अपोजिट कार्य हम करेंगे, विरुद्ध कार्य करेंगे, तो वो लगेगा क्लॉकवाइज। थोड़ा ध्यान देना। और हम द्विध्रुव को घुमाना चाहेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मान लो टॉर्क की दिशा क्लॉकवाइज, ठीक, दरअसल ऐसे होती नहीं है, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो टॉर्क की दिशा क्लॉकवाइज, ठीक, और डी थीटा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज, इधर घुमा रहे हैं। तो दरअसल टाउ और डी थीटा के बीच का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। यहां से हम dw का मान जो कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, टाउ डी थीटा cos 180 का मान -1 है, क्योंकि ये कार्य इसके विरुद्ध होगा। ठीक, इसके विरुद्ध जो कार्य आएगा वो ऋणात्मक आएगा। अब जब इसके विरुद्ध कार्य ऋणात्मक आएगा तो हम जो एक्सटर्नल एजेंट द्वारा, एक्सटर्नल बाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। भाई इसके द्वारा जो कार्य आएगा वो नेगेटिव होगा जब टाउ ये वाला करेंगे। ठीक, और इसके विरुद्ध जो हम टाउ लगाएंगे उसके कारण जो कार्य आएगा वो आपका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। आगे इसको लिखा जा सकता है, ध्यान रखना, लेकिन हमने ले लिया टाउ डी थीटा। ठीक भाई, अगर बहुत ज्यादा डिग्री देखें तो फिर वैसे करना पड़ेगा। टाउ डी थीटा cos, टाउ और डी थीटा के बीच का कोण, टाउ लग रहा है वैद्युत क्षेत्र वाला ऐसे और डी थीटा हम घुमा रहे हैं ऐसे, तो दोनों के बीच का कोण, एक टाउ का टॉर्क का प्रभाव है क्लॉकवाइज और हम जो टॉर्क लगा रहे हैं उसका प्रभाव है एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा वाला टॉर्क से जो हम कार्य कर रहे हैं वो निकालेंगे तो हमारा कार्य पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा टॉर्क भी इस जगह लगेगा और हमारे द्वारा जो बल लगाया जाए वो कोणीय विस्थापन जो हम इसमें उत्पन्न करेंगे वो भी इधर ही होगा, तो cos 0 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टाउ डी थीटा। ठीक, ये किसके द्वारा कार्य है? बाह्य एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कार्य है, बाह्यकर्ता एक्सटर्नल एजेंट द्वारा। तो dw इक्वल टू टाउ का मान क्या है? पीई साइन थीटा और डी थीटा। टाउ का मान रख दिया, जितना टाउ इधर लग रहा है उतना ही टाउ हमें इधर लगाना है। ठीक, तो टाउ इक्वल टू क्या है? पी साइन थीटा रख दिया। अब क्या करेंगे,
कि अब द्विध्रुव को हम कौन सी कैसी स्थितियां ले, द्विध्रुव पहले कैसे था, बाद में हमने घुमाया तो कैसे हो गया। मान लीजिए कि द्विध्रुव प्रारंभ में θ1 कोण पर था, जब हमने रखा है, ठीक, वो तो थोड़ा सा विस्थापन वाला, बड़ी विस्थापन वाला कार्य है, पहले θ1 कोण पर था, फिर हमने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा दिया d θ, जब इसको हमने घुमाया थोड़ा सा, तो मान लीजिए कितने कोण पर पहुंच गया, θ2 पर पहुंच गया, ठीक। पहले द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से θ1 एंगल पर था, बाद में घूमकर θ2 एंगल पर हो गया, ठीक। तो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। देखो ये बात ध्यान रखना, ये हमने जो लिखा है ये dw जो है एक्सटर्नल एजेंट वाला था, तो इसके लिए टाउ d θ ऐसे लगेगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं टाउ d θ cos 0, क्योंकि हमारे द्वारा लगाया गया वाला गुण ऐसे है, थोड़ी विस्थापन भी ऐसे ही, ठीक। यहाँ पर केवल इतने लेंगे, वैसे ये दिशा सब होती नहीं है, ऐसे टॉर्क की डायरेक्शन कुछ और होती है, लेकिन यहाँ के लिए हम टॉर्क ऐसे लगाएंगे, विस्थापन भी ऐसे होगा, cos 0 का मान 1 तो टाउ d θ ही रह जाता है, इसलिए हम ये लाइन को डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे, ठीक। क्या आया कि दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, dw का समाकलन कर दें, इधर समाकलन करेंगे, इधर समाकलन करेंगे, p sin θ d θ, ठीक। dw का समाकलन w, ठीक, और इधर p बाहर कर लें, और लिमिट इसकी ले सकते हैं θ1 से θ2 sin θ d, यहां भी आप लिमिट ले सकते हैं। यहाँ कार्य पहले घुमाया नहीं था, 0 कार्य होगा, और जब घुमा दिया तो w कार्य होगा, तो ये तो w मिल गया। यहाँ लिमिट लगाए θ1 से, ठीक। क्या है इसके बाद, w इक्वल टू p sin θ का समाकलन है माइनस का cos θ, लिमिट हो गई θ1 से θ, ध्यान रखना, जब ये θ1 एंगल पर था तो कोई कार्य नहीं था, लेकिन जब θ2 पर घुमा दिया तो w कार्य हो गया, ठीक। तो कार्य की लिमिट हुई 0 से w, और θ की लिमिट हुई θ1 से θ, माइनस cos θ समाकलन आया, यहाँ पे w इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट लगा दें p अपर लिमिट, ठीक, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया, अपर लिमिट लगाएंगे तो अंदर आएगा cos θ2 और माइनस cos θ, w इक्वल टू, इस माइनस को अंदर कर दो, भाई इस माइनस को कहां कर दो, अंदर कर दो, तो अंदर करने पर क्या आएगा, p ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ, ठीक। तो कोई द्विध्रुव यदि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र में θ1 कोण पर है और उसको बाद में हम θ2 कोण तक घुमा दें, तो कार्य निकलेगा w इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक। यहाँ पर कई सारी मुख्य बातें हैं। दरअसल जो वैद्युत क्षेत्र का टॉर्क लगता है वो इसको घुमाकर ऐसे लाने का प्रयास करता है, क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, इसीलिए तो हमें क्षेत्र की दिशा से घुमाने में कार्य करना पड़ा, ठीक। अब अगर कहा जाए, यहाँ पर कुछ मुख्य नोट्स पॉइंट होंगे, ध्यान देना, कि यदि द्विध्रुव प्रारंभ में स्थायी संतुलन की स्थिति में, याद करो जरा, स्थायी संतुलन तब होता है जब ये द्विध्रुव घूमकर क्षेत्र की दिशा में आ जाए, अर्थात θ0। स्थायी संतुलन का मतलब द्विध्रुव का द्विध्रुवाघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की दिशाओं, डायरेक्शन जो है एक दूसरे से 0 एंगल पर स्थायी संतुलन। ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र हमारा इस प्रकार है और कोई वैद्युत द्विध्रुव भी ऐसे रखा हो,
तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा, इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, माइनस से प्लस की ओर, और यदि ये ऐसे रखा होता तो E और इसके P के बीच जीरो एंगल बनता, वो स्थायी संतुलन है। स्थायी संतुलन की स्थिति से और हम घुमाएं थीटा को, ठीक, तो द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन की स्थिति ब्रैकेट में लिख देंगे थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक, से थीटा कोण तक, थीटा टू बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो W इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, तो cos थीटा 1 के स्थान पे 0 माइनस cos थीटा 2 के स्थान पे थीटा, तो W इक्वल टू आ जाएगा PE 1 माइनस cos। अगर द्विध्रुव प्रारंभ में ऐसे रखा हो, ये स्थिति ना वैसे हो और इसको हम ऐसे घुमा कर ले जाएंगे थीटा पर, तो आपको W इक्वल टू निकालना पड़ेगा PE 1 माइनस cos। कार्य बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 तक घुमाएं, अगर द्विध्रुव ऐसे रखा है और इसको घुमाकर ऐसे कर दें, बिल्कुल घुमा स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमा दें, तो आप कार्य कैसे निकालेंगे। तो स्थायी संतुलन का मतलब थीटा 1 0, 180 तक घुमाने का मतलब थीटा 2 180, W इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180, cos 180 का मान -1 होता है, यहाँ पे रख देंगे तो कार्य कैलकुलेट हो जाएगा। द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है और द्विध्रुव हमारा इसके अनुदिश ऐसे रखा हो, ये ठीक, -q + q, और हम क्या करें कि द्विध्रुव को घुमाकर 180 पर ले आए, मतलब इसको ऐसे रोटेट कराएं कि ये घूमकर यहां आ जाए, ये घूमकर यहां पहुंच जाए, मतलब द्विध्रुव को ऐसे घुमा दें, +q चार्ज इधर आ जाए, -q चार्ज इधर आ जाए, ठीक। तो द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की स्थिति से, स्थायी संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री, स्थायी संतुलन की स्थिति थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा 2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, वो क्या आएगा आपका W इक्वल टू P cos थीटा 1 cos 0 cos थीटा 2 cos 180, cos 0 1 होता है, cos 180 -1 है, +1 हो जाएगा ये, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2PE का, ठीक। एक और है कि द्विध्रुव को लंब स्थिति से, लंब स्थिति मतलब थीटा 1 बराबर 90 डिग्री से थीटा 2 बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। देखो पहले द्विध्रुव आपका वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रखा है 90 डिग्री, ठीक, -q + और इसको पहले 90 पे रखा है, थीटा 90 हो गया, बाद को इसको हम ऐसे घुमा लें, या ये +q मान लो, ये -q मान लो, ठीक है, प्लस प्लेट माइनस प्लेट, तो बाद में ये कोण थीटा हो जाए, पहले ये कोण इसका 90 था, बाद में थीटा हो जाए एक दिशा से, ये -q + q हो जाए, तो कार्य कितना निकलेगा, W इक्वल टू P cos थीटा 1 के स्थान पे 90 माइनस cos थीटा 2 के स्थान पे थीटा, तो W इक्वल टू आएगा P cos 90 हो गया 0 माइनस cos थीटा, 0 माइनस cos, क्या आया माइनस का
पी कॉस थीटा। याद करो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ठीक, जो बलाघूर्ण था वो पी क्रॉस ई था, और जो कार्य निकला है ऐसी कंडीशन में वो पी डॉट ई। ठीक, इसके बाद आपको बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक, आपको बताएं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा डिफाइन है ही नहीं। दरअसल डिफाइन क्या है, डिफाइन है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, जो कि हम किए गए कार्य से ज्ञात करते हैं। जैसे आप ग्रेविटेशन में पढ़े तो कोई द्रव्यमान का पिंड हो, उसको पृथ्वी तल से ऊंचाई तक ले जाएं तो कार्य W इक्वल टू क्या लिखते हैं mgh। तो इस स्थान की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वो इस स्थान की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू mgh होता है। लेकिन वास्तव में ये कौन सी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट की नहीं, इन दोनों पॉइंटों के बीच स्थितिज ऊर्जाओं का परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी mgh होती है, यहाँ पर भी नहीं 0 है। ठीक, अगर हम इस फॉर्मूले के अनुसार देखें तो यहाँ पर 0 है, लेकिन पृथ्वी तल पर स्थितिज ऊर्जा हमने कैलकुलेट कराई है, आपको जरा याद करेंगे तो U इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपान में आर ई, तल पर, तल से ऊंचाई पर आर ई प्लस एच। ठीक, तो ये जो मान निकलता है ये यहाँ की स्थितिज ऊर्जा यहाँ की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, न कि यहाँ की केवल स्थितिज ऊर्जा। मतलब स्थितिज ऊर्जा एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिवर्तन से डिफाइन करते हैं। ठीक, और इसीलिए किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा जब ज्ञात करते हैं तो अन्य बिंदु की स्थितिज ऊर्जा को 0 मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ की स्थितिज ऊर्जा हमें बतानी है तो यहाँ की स्थितिज ऊर्जा इसके अनुसार शून्य मानना है। ठीक, तो इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा ये हो जाएगी। हमें निकालनी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, समझना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव अनंत पर स्थित हो। ठीक, अनंत पर रखा हो वैद्युत द्विध्रुव और उसको हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाएं और वैद्युत क्षेत्र में किसी एक विशेष स्थिति में रख दें, तो जो भी कार्य करना पड़ेगा वो वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर उसकी वर्तमान स्थिति में रखने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, क्या लिखेंगे कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में, ठीक, लाकर उसे किसी विशेष स्थिति में रखने में किया गया कार्य, अनंत से लाए और वैद्युत क्षेत्र में किसी विशेष स्थिति में रखा। किसी वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाकर उसे किसी विशेष स्थिति में रखने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ध्यान रखेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव कहां से लाएं, अनंत से। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में लाकर
उसे किसी विशेष स्थिति में रखने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, इस कार्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस कार्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ध्यान दीजिए, पहला कार्य का भाग कौन सा है कि द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया था। मतलब अनंत से द्विध्रुव को लाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में लंबवत लाने में किया गया कार्य। ठीक है। नंबर 2, इसको किस कार्य को मान लेंगे? W। ठीक, द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। अब हम तो द्विध्रुव को अनंत से ले आए क्षेत्र में, अब इसको किसी विशेष स्थिति में रखना है। ठीक, तो नंबर 2 लिखेंगे कि द्विध्रुव को लंब स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, इसको मान लेंगे W2। ठीक, इस कार्य के दो भाग हो गए कि द्विध्रुव को अनंत से लाए क्षेत्र के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य। दूसरा, द्विध्रुव को क्षेत्र में जब लंबवत आ गया तो थीटा कोण तक घुमाने में किया गया। इन दोनों कार्यों को जोड़ देंगे, द्विध्रुव की एक निश्चित एंगल पर वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी, क्योंकि पहले तो हम लंबवत लाए और निश्चित एंगल थीटा एंगल से घुमाया, थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा पता चल जाएगी। तो ये कोई वैद्युत क्षेत्र, ध्यान देना, और हम द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के लंबवत लाए, ध्यान देना, द्विध्रुव को अनंत से लेकर आए हैं ऐसे, ये मान लीजिए +Q चार्ज, ये -Q चार्ज। ठीक, ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, वैद्युत क्षेत्र इधर हो गया। इसको अनंत से लेकर आ रहे हैं क्षेत्र के लंबवत, और क्षेत्र के लंबवत लाकर यहां रख दिया। ठीक, क्षेत्र के लंबवत लाए यहां रख दिया, तो -Q ये चार्ज हो गया, +Q ये चार्ज हो गया, तो -Q प्लस -Q पर इधर बल लगेगा, कितना? QE, +Q पर इधर बल लगेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज पर क्षेत्र की डायरेक्शन में बल लगता है और निगेटिव चार्ज पर क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है। ठीक, यहां भी तो वही बात है, अनंत से इसको लेकर आ रहे हैं धीरे धीरे क्षेत्र में ले आ। ठीक, स्लोली। तो एक तो हमें कार्य निकालना है कि द्विध्रुव को यहां से यहां तक लंबवत लाने में कितना कार्य हुआ। फिर दूसरा कार्य निकालना है कि द्विध्रुव को यहां से थोड़ा सा घुमाने में कितना कार्य हुआ। ठीक, पहली पोजीशन ये वाली बात, ऊपर फिगर बन गया। फिर दूसरा क्या करना है कि द्विध्रुव को हमें लंब स्थिति से किसी कोण तक घुमाना है। भाई पहले द्विध्रुव ऐसे आया, यहां पर रख दिया था, ये वाला आया, द्विध्रुव रख दिया। अब द्विध्रुव को हमने मान लीजिए घुमाकर क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर कर दिया, ये द्विध्रुव की स्थिति हो गई। ये एंगल कितना हो गया? ठीक, जब वहां से लेकर आए तब तो आपका द्विध्रुव लंबवत था इस प्रकार से, अब थीटा कोण तक घुमा दिया, तो कार्य के भाग दो हो गए। एक तो वहां से यहां तक लाने में, लंबवत लाने में कार्य, और दूसरा कार्य कि इसको लंब स्थिति से थीटा एंगल तक घुमाने में कितना कार्य हुआ। दोनों कार्य निकालने, एक कार्य को हमने पहले वाले को W1 माना है, दूसरे वाले को क्या माना है? W2। ठीक, तो दूसरा कार्य होगा आपका 90 से थीटा तक घुमाने वाला, और पहला कार्य होगा। तो पहले कार्य को कैसे कैलकुलेट करें? तो ध्यान देना, +Q आवेश पर कितना बल लगा,
प्लस क्यू आवेश पर बल लगा F इक्वल टू QE, ठीक, F इक्वल टू QE। माइनस क्यू आवेश पर कितना बल लगा, आवेश पर बल इस पर भी लगा F इक्वल टू QE, दोनों आवेशों पर समान बल है। इस वाले आवेश पर जो बल लगा है वो किधर लगा है, क्षेत्र की दिशा में, ठीक, क्षेत्र की दिशा में। और इस वाले आवेश पर बल लगा है क्षेत्र की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में, ठीक है। प्लस क्यू आवेश पर बल ऐसे लगा है, माइनस क्यू आवेश पर बल ऐसे लगा है, ठीक। वैसे नेट बल अगर देखा जाए उधर क्यू लग रहा है इधर क्यू लग रहा है तो नेट बल तो जीरो लगा इस पर, ठीक। नेट बल अगर देखा जाए तो क्यू इधर जीरो बल लगा। तो एक बल लगा क्षेत्र की दिशा में, एक बल लगा क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो अब जैसे हम इसको लेकर आए तो जो QE बल ये वाला लग रहा है इसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि QE बल इधर लग रहा है इसको इधर ला रहे हैं। और इस ये जो माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज पर QE बल इधर लग रहा है और हम चार्ज उस चार्ज को इधर ही ला रहे हैं। तो जितना कार्य हमें इसके विरुद्ध करना पड़ेगा उतना ही कार्य वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हो जाएगा, ठीक। तो एक कार्य आपका ये निगेटिव होगा और ये कार्य आपका पॉजिटिव होगा। तो ये और अनंत से दोनों आवेशों को यहां तक लाए हैं तो दोनों आवेशों का विस्थापन समान है, ठीक। तो दोनों आवेशों पर किया गया कुल कार्य जो आपका निकलेगा वो जीरो निकलेगा, ठीक। तो लिखेंगे समान विस्थापन के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक अनंत से क्षेत्र तक का दोनों आवेशों का विस्थापन सेम है। समान विस्थापन के लिए दोनों आवेशों पर किया गया कुल कार्य, ठीक। तो W1 जो पहला कार्य था W1 कितना आएगा। अब मान लीजिए कि हम देखो अनंत के पहले कोई पोजीशन निश्चित नहीं है, ना अनंत के बाद वाली पोजीशन निश्चित है। अनंत के आगे तब भी अनंत, अनंत के पीछे तब भी अनंत। थोड़ा अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करें कि हम यहां से लेकर यहां तक आए और मान लो ये विस्थापन x है, थोड़ी देर के लिए ये विस्थापन मान ले x है, ठीक। तो देखो W1 QE बल लगा हमारा इधर और इसको लाए प्लस क्यू चार्ज को इधर, तो QE गुणे माइनस x विस्थापन हुआ, ठीक। और जो निगेटिव चार्ज है इसको हम क्षेत्र की अपोजिट लाए और क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में ही इस पर बल लगा है। तो इस पर यदि कुल कार्य कैलकुलेट करें तो QE इंटू बल भी इधर विस्थापन भी इधर, विस्थापन हुआ प्लस x, ये कट जाएगा तो कुल कार्य कितना हो जाएगा जीरो, ठीक। कुल कार्य कितना हो जाएगा। अब आप स्थिति समझ लीजिए अनंत से ऐसे लेकर आए तो अनंत से यहां तक का दोनों आवेशों का विस्थापन बराबर होगा, एक का विस्थापन धनात्मक होगा एक का विस्थापन ऋणात्मक होगा। बल की दिशा में विस्थापन प्लस का ले लिया है और बल के अपोजिट दिशा में विस्थापन जो है माइनस का ले लिया। तो पहला कार्य आपका द्विध्रुव हो गया। दूसरा कार्य कौन सा निकालना है, द्विध्रुव को लंब स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ये ऐसे लंबवत रखा था तो थीटा वन आपका कितना हुआ 90, थीटा कोण तक घुमाया तो थीटा टू कितना हुआ थीटा। अब कार्य W2 कैसे निकलेगा, PE अभी आपने सूत्र पढ़ा, द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू कोण तक घुमाने में किया गया कार्य P cos थीटा वन माइनस cos थीटा। W2 इक्वल टू P cos थीटा वन के स्थान पे cos 90 थीटा टू के स्थान पे थीटा। तो W2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस, ये जीरो हो जाएगा तो माइनस का बचेगा PE cos थीटा। दोनों कार्य निकल आए। एक कार्य कौन सा, द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र में लंबवत लाने में किया गया कार्य, दूसरा लंब स्थिति से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब क्या करें, निकाल दें कुल कार्य निकाल लेते हैं इसके बाद और वही कार्य आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक। कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या आया, W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 का मान तो जीरो है, W2 का मान माइनस P cos थीटा, ये हो गया माइनस P cos थीटा। यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो द्विध्रुव की
स्थितिज ऊर्जा, वो भी कितने एंगल पर, थीटा एंगल, स्थितिज ऊर्जा थीटा एंगल, ध्यान देना थीटा एंगल पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W, और W का मान हो जाएगा यहाँ पर लिख देंगे एट एंगल थीटा, थीटा कोण, ठीक। तो U इक्वल टू U थीटा भी लिख सकते हैं थीटा कोण पर, तो W के बराबर जो होगी आपकी माइनस E कॉस, ठीक। इसको अगर और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो इसको लिख सकते हैं माइनस P वेक्टर डॉट E, ठीक, जहां थीटा जो है P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का कोण है। तो इस प्रकार से हमें थीटा कोण पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा मालूम हो जाएगी। अब जैसे अब कुछ नहीं करना, कार्यों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपसे पूछा गया द्विध्रुव को हमने क्षेत्र की दिशा से 60 पे रखा, स्थितिज ऊर्जा बताओ, तो वेरी सिंपल 60 पर रखेंगे, थीटा 60 है, इसमें रख दो, 60 पर स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। 30 पर रखा, स्थितिज ऊर्जा निकल आएगी, ठीक। 180 पर बताओ, वो भी निकल आएगी। 0 पर कितनी आई, वो भी बहुत आसानी से निकल आएगी, ठीक। फिर कल इसके बारे में और बताएंगे। आपको टाउ वाला सूत्र याद रखना, P sin थीटा या P क्रॉस E, ठीक। इससे संबंधित कुछ इसकी और इसकी तुलना करके बताएंगे, ठीक। थीटा और इस थीटा में क्या अंतर है, या इस थीटा एक निश्चित एंगल पर ये मान कितना आएगा और ये मान कितना आएगा, ये बताएंगे, ठीक। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है।